यूपी बोर्ड क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 11 है वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जो कि आपका अभ्यास प्रश्न से पहला प्रश्न है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न में पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 1 है, किसी पिंड पर F बल का लगाकर उसे बल की दिशा में 8 कोण बनाते हुए D दूरी तक विस्थापित किया गया है। बल द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। सेकंड प्रश्न इसमें है, यदि विस्थापन की दिशा बल के लंबवत हो तो कार्य कितना होगा। तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फार्मूला होता है दोस्तों, इसका होता है वो जो वर्क होता है उसका होता है F/D × cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ये पहला व्यंजक हो गया। 8 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा जगह हम 8 डिग्री रख देंगे। बल का किसी पिंड पर F बल लगाकर उस बल की दिशा को यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, सो दोस्तों 8 डिग्री लिख देंगे। सेकंड आपका है वर्क जो होता है वो क्या है, आपकी क्या है, विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो तो कार्य कितना होगा। तो अगर लंबवत की बात करते हैं तो इसके लिए हो जाएगा W = F/D × cos 90 डिग्री। और 90 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो शून्य होता है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, वो कार्य शून्य होगा। अगर लंबवत कार्य होता है तो दोस्तों लंबवत कार्य में कोई कार्य नहीं होता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। अगर लंबवत थीटा में आपका उसमें कोई कार्य होता ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के मान जीरो है, तो हर जो वर्क डन भी होगा पूरा वो शून्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर सेकंड है, एसआई पद्धति में सामर्थ्य तथा स्थिति ऊर्जा की मात्रक लिखिए। एसआई पद्धति में जो सामर्थ्य होता है और स्थिति ऊर्जा होता है इसके मात्रक लिखने हैं। गतिज ऊर्जा ½ mv² होता है दोस्तों, और यहाँ पे एसआई मात्रक की बात किया जा रहा है। तो सामर्थ्य का जो मात्रक होता है, यानी जो हमारा सामर्थ्य यानी पावर की बात कर रहा है, शक्ति की बात कर रहा है, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा की बात करता है, स्थिति ऊर्जा में उसका जो मात्रक होता है उसको हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। जूल उसको होता है, ठीक, इसको जूल कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। प्रश्न नंबर 3 है, अश्व शक्ति जिसको हम HP बोलते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, किसी राशि का मात्रक है, किस राशि का मात्रक, जो HP होता है या हॉर्स पावर होता है, किस राशि का मात्रक है। और आपको ये भी पूछ रखा है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो उत्तर में लिखेंगे अश्व शक्ति मशीन के सामर्थ्य का मात्रक होता है, यानी जो मशीन का पावर कितना है, शक्ति कितनी है, उसका मात्रक होता है। और एक अश्व शक्ति जो होता है इसको इंग्लिश में जो HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, नहीं हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, पावर में शक्ति होती है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट का होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई मोटर होगा, सबमर्सिबल का मोटर है, कोई भी मोटर है, अगर एक हॉर्स पावर का है तो कितने वाट उसको कंज्यूम करने के लिए आवश्यकता होती है, कितने वाट उसको कंज्यूम करेगा, 746 वाट वो कंज्यूम करने वाला है। सेकंड है, प्रश्न नंबर 4 है, 50 किलोग्राम भार के पिंड को उठाने पर एक व्यक्ति पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में चल रहा है। 1 किलोमीटर तक जाने में उसके द्वारा पिंड पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्षैतिज दिशा की बात करता है तो शून्य, जो मजदूर होगा वो क्या होगा, शून्य कार्य करेगा। क्योंकि जो आपको पता है जो विस्थापन का जो फार्मूला होता है W = क्या होता है, F/D cos थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, जो कि यहाँ पे बोल रखा है कि क्षैतिज दिशा में चल रहा है। ठीक है, जो पिंड को उठाए एक व्यक्ति पृथ्वी की क्षैतिज दिशा में जब चलता है तो वो क्या होगा, उसका जो 90 यानी कि लंबवत होगा। और लंबवत जब होगा तो वहाँ पे जो विस्थापन होगा बिल्कुल वो क्या होगा, गुरुत्व बल के लंबवत होगा, और वहाँ पे जो मजदूर ने कार्य किया वो बिल्कुल शून्य करेगा। प्रश्न नंबर 5 है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है। जो घड़ी में हम चाबी भरते हैं, पहला पुराना जो घड़ियाँ आती थी उस घड़ियों में दोस्तों आपको पता होता था, यहाँ पे जो होती थी वहाँ पे चाबी के माध्यम से चाबी भरी जाती थी तो आपकी घड़ी चलती थी। तो उसमें जब घड़ी में जब चाबी भरते थे, भरने पर जो स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, उस पर स्प्रिंग लगा रहता है, तो उस स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती थी। उत्तर में लिखेंगे स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित होती है। प्रश्न नंबर 6 है, अधिकतम तथा न्यूनतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन की दिशाओं के बीच कितना कोण होना चाहिए। मान लीजिए आपको अधिकतम कार्य करना है और न्यूनतम कार्य करना है,
तो जो बल और विस्थापन होता है इन दोनों के बीच में, इन विस्थापन की दिशाओं के बीच में कितना कोण होना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे W से आपका फार्मूला होता है F/d cos थीटा होता है, जहाँ थीटा बल एवं विस्थापन के बीच का कोण होता है, ये भी आपको मालूम है। तो अगर बात करें हम W की अधिकतम कार्य के लिए, अधिकतम कार्य तब होगा F/d cos 0 डिग्री। अगर इनके दोनों बल और विस्थापन के बीच जीरो जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, तो ये मैक्सिमम कार्य जो होगा 1 होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं न्यूनतम कार्य की, तो न्यूनतम कार्य के लिए F/d cos 90 डिग्री, जो थीटा का मान होगा यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण हो जाएगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा। और cos 90 डिग्री का मान कितना दोस्तों होता है, वो 0 होता है, इसलिए जो कार्य होगा बिल्कुल शून्य होगा। यानी इसमें जो कार्य होगा शून्य हो सकता है और मैक्सिमम वन हो सकता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य के लिए बल एवं विस्थापन के बीच कोण शून्य एवं न्यूनतम विस्थापन के लिए कोण 90 डिग्री होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, यदि पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। मान लीजिए कोई पिंड है, उसका आपको वेग क्या करना है, 3 गुना कर देना है, तो पिंड की गतिज जो ऊर्जा होगी कितनी हो जाएगी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² होता है, यह फार्मूला होता है। और यही गतिज ऊर्जा करनी है, हमको क्या करना है, वेग को दोगुना कर देना है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, उसको क्या m को स्थान पे ऐसे रहने देंगे, 3 गुना कर देना है b का स्क्वायर। अब ये क्या होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा और b² हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 9/2, ठीक है, b² आपका आ जाएगा यानी 9k। अभी कितनी गुना हो गया, 9k। ये पूरा आपका सिस्टम जो होगा ½ mv² k के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9k। तो 9k क्या है तो दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 9 है, यदि बल F एवं विस्थापन S के बीच कोण थीटा हो तो वर्क जो कार्य होता है के लिए जो व्यंजक होता है कैसा लिखेंगे। तो अब तक आपने लिखते ही आया है, उसके लिए क्या होता है, कार्य W बल जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं गुणे विस्थापन और cos थीटा आपका हो जाएगा। यानी कह सकते हैं F/d cos थीटा। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। एक जूल कार्य को परिभाषित करना है तो उत्तर में लिखेंगे, एक जूल कार्य किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य एक जूल कार्य कहलाता है। एक जूल कार्य क्या कहता है दोस्तों, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगा करके उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने में किया जो गया कार्य होता है वो एक जूल कार्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 है, कार्य अदिश राशि है या सदिश। तो उत्तर में लिखेंगे, कार्य हमारा दोस्तों क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। कार्य किस दिशा में होगी इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, कितना कार्य किया है ये हमारा परिमाण होता है, लेकिन हमें दिशा में इसमें कोई, जहाँ पे दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसको हम सदिश राशि कहते हैं, और जहाँ पे सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं अदिश राशि, और कार्य हमारा एक अदिश राशि है। प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि किसी वस्तु पर लगाने से बल की दिशा में वस्तु दूरी तय करती है, तब वह बल दूरी के गुणनफल को किस नाम से पुकारते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु दूरी तय करती है, तब वह बल और दूरी के गुणनफल को किस नाम से पुकारते हैं, ये आपको बताना है। उत्तर लिखेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे अभिष्ट गुणनफल को यांत्रिक कार्य या कार्य के नाम से हम जानते हैं। क्या करेंगे, यांत्रिक कार्य या कार्य के नाम से इसको हम पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मात्रक लिखिए, अथवा ऊर्जा से क्या समझते हो, ऊर्जा का मात्रक लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य कितना किया जाता है उसकी क्या क्षमता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। अगर हम ऊर्जा की मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर होता है। इसका जो मात्रक दोस्तों क्या होता है, जूल कह सकते हैं, या इसके स्थान पे हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 14, एक जूल ऊर्जा से क्या समझते हो, अथवा एक जूल को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, एक जूल किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 जूल कहलाती है। कोई वस्तु है उस पर 1 न्यूटन का बल लगा दीजिए और एक बल उस बल को
उसी बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दीजिए, तो इस पर जो हम जितना भी ऊर्जा हम इस पर व्यय किए हैं, जितना ऊर्जा की आवश्यकता इस पर हुई है, वही हमारा 1 जूल ऊर्जा कहलाएगी। प्रश्न नंबर 15 है, यांत्रिक ऊर्जा से क्या समझते हो अथवा यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। किसी निकाय को संपूर्ण ऊर्जाओं के योग को उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। किसी निकाय की अगर बात करते हैं, कोई निकाय है कि उसकी संपूर्ण ऊर्जाओं का जो योग होता है, उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। प्रश्न नंबर 16 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। पहली तो आपकी होती है गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध लिखिए। तो दोस्तों आपको पता है 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ऊर्जा अदिश राशि है या सदिश? तो दोस्तों आपको पता है ऊर्जा हमारे क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा में सिर्फ परिमाण होता है, कितनी ऊर्जा है ये हमको पता चलता है, दिशा ऊर्जा से कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए ऊर्जा हमारी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। प्रश्न नंबर 19 है, स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए अथवा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है अथवा स्थिति ऊर्जा से क्या समझते हो, इसका मात्रक लिखिए। उत्तर में लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा आकार के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है दोस्तों, जूल का कोई भी मात्रक होता है, कार्य का अगर कोई मात्रक होता है, ऊर्जा की कोई बात किया जाता है, ऊर्जा हमेशा जूल में रिप्रेजेंट की जाती है या न्यूटन मीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र व्यंजक लिखिए। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको सूत्र या व्यंजक लिखना है अथवा यह ऊंचाई पर स्थित यम द्रव्यमान की वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, m/g होता है। क्या होता है? mg/h होता है। हाइट के लिए बात की गई है, यहाँ पे g आपका गुरुत्वीय त्वरण है और m आपका द्रव्यमान है। प्रश्न नंबर 21 है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए अथवा वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है अथवा गतिज ऊर्जा से क्या समझते हो, उसका मात्रक लिखिए। उत्तर में लिखेंगे गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु के में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर होता है। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र या व्यंजक लिखिए अथवा वेग से गतिमान, b वेग से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो क्या होता है, ½ होता है। क्या होता है? ½ होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी वस्तु की संहति दोगुनी करने पर उसका वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा किस स्थिति में अधिक प्रभावित होगी और क्यों। उत्तर में लिखेंगे उसका वेग जो होगा दोगुना करने पर, संहति दोगुनी करने पर गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी, जबकि वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होगी। गतिज ऊर्जा की बात करता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ होता है। ठीक है, ½ होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान क्या करना है, दोगुना कर देना है, तो हमने क्या कर दिया, द्रव्यमान को 2m ले लिया और v² और ½ हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, mv² हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले से दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, दोगुनी हो जाएगी। पहले से कितनी होगी, दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यहाँ पे आपको 2½ mv², ये mv² किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, यानी 2 काइनेटिक एनर्जी, इधर काइनेटिक एनर्जी, तो कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। प्रश्न नंबर 25 है, यदि किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होगी। फार्मूला वही है, ½ mv²।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 8mv²। अब क्या करना है हमें, उसकी गतिज ऊर्जा क्या करना है, उसका वेग जो है आधा कर देना है। तो हम क्या कर दिए, एम बी के स्थान पे क्या कीजिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1/2 1/4 mv², ये हाफ mv² के हो जाएगा, तो 1/4 के बराबर होगा। 1/4 यानी कि 1/4 रह जाएगी। इसमें आंसर रहेगा किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले की 1/4 रह जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रश्न नंबर 27 है, समान द्रव्यमान की वस्तु ए तथा बी पृथ्वी से क्रमशः 5 मीटर तथा 7 मीटर ऊंचाई पर हैं। बताइए किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। किस वस्तु में आपको स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होगा, एक आपका 5 मीटर की ऊंचाई पर है और एक आपका 7 मीटर की ऊंचाई है, जबकि उसके जो द्रव्यमान है क्रमशः वो क्या है, समान है। तो उत्तर में लिखेंगे एक की अपेक्षा बी एक अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बी की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि जो फार्मूला होता है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, mgh होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस समानुपाती है, h के समानुपाती है, द्रव्यमान के समानुपाती। द्रव्यमान अगर ज़्यादा रहेगा तब भी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो जिसकी ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा रहेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपका h भी ज़्यादा रहेगा तो स्थिति ऊंचाई भी ज़्यादा रहेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी जिसकी हाइट ऊपर रहेगी उसकी स्थिति ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। इसलिए आपकी जो बीच यानी जो 7 मीटर वाली वस्तु है उसकी स्थिति ऊर्जा क्या रहेगी, वो एक की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। प्रश्न नंबर 28 है, सामर्थ्य का मात्रक क्या है। एक सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है। अगर हम बात करते हैं सामर्थ्य का मात्रक की, तो एमकेएस पद्धति में इसको हम जूल सेकंड या वाट होता है, जूल सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं या वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य मात्रक की बात करते हैं इसको हार्स पावर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर एक हार्स पावर की बात करते हैं तो उसमें 746 वाट होता है, आपको पता है। और एक सामान्य व्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है वो 0.05 से लेकर के 0.110, ठीक है, अश्व शक्ति एचपी होती है। ठीक है, कितनी होती है, 0.05 से लेकर के 0.10 एचपी के बराबर होती है एक सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान में रख लीजिएगा। 0.05 से लेकर 0.10 हार्स पावर। प्रश्न नंबर 29 है, यम किलोग्राम का पिंड बी मीटर सेकेंड की चाल से गतिमान है, पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ mv²। फार्मूला से दे रखा था, कोई वैल्यू पुट नहीं करना चाहता इसलिए इसकी फार्मूला पूछ रखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ mv², इस जूल में आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इक्वल टू mc² में c किस भौतिक राशि का प्रतीक है। जो आपका आइंस्टीन ने ये का जो क्वेश्चन दे रखा था इक्वल टू mc², इसमें जो c है दोस्तों किस भौतिक राशि का प्रतीक है। उत्तर में लिखेंगे निर्वात में चुंबकीय तरंगों जैसे प्रकाश की चाल c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यही आपको c रिप्रेजेंट करता है निर्वात में प्रकाश की चाल को। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे कि प्रकाश होती है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश को कहते हैं, और प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ये c होता है आपको इसी प्रकाश की चाल को रिप्रेजेंट करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 31 है, यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाए तो कार्य की सामर्थ्य क्या होगी, कर्ता की सामर्थ्य क्या होगी। तो उत्तर में लिखेंगे सामर्थ्य इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका 1 जूल बट्टे 1 सेकंड, यानी कि कितना कार्य किया कितने सेकंड में किया। तो आपका 1 से 1 काट देंगे, आपका जूल सेकंड इनवर्स आपका आंसर आएगा, अथवा इसको हम 1 वाट भी कह सकते हैं। जूल सेकंड बराबर क्या होता है, वाट भी होता है, इसलिए उसको वाट भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, 1 वाट परिभाषित कीजिए। तो आपको अपने ऊपर ही देख लिए, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो उसको हम कहते हैं वाट कहते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, कोई वस्तु है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया तो उसको हम कहते हैं वाट अथवा जूल सेकंड इनवर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। उत्तर में लिखेंगे किलोवाट घंटा ऊर्जा अथवा कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक हो सकता है दोस्तों, अथवा इसको कह सकते हैं कार्य का मात्रक है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, 1 किलोवाट घंटा का अर्थ समझाइए। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा अगर बात करते हैं तो 1000 गुणे 1 वाट गुणे 1 घंटा यानी कि 1000 गुणे 1 वाट गुणे 3600। ये हमको सेकंड में चेंज कर लेना था, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब हमारा आंसर रहेगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से अदिश तथा सदिश राशियाँ चुनिए। कौन कौन सा इसमें अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है? सदिश उसको कहेंगे जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो हमारी सदिश राशि होगी। ठीक है, अदिश की बात करते हैं तो अदिश में क्या होगा फ्रेंड्स? अदिश में आपकी सिर्फ क्या होगी? परिमाण होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान में ये रखना है कि किस में परिमाण होता है, किस में दिशा होती है, उसी हिसाब से आपको छांटना है। तो अदिश की बात करते हैं, अदिश में आपका कार्य आता है, कार्य में से परिमाण होता है। सामर्थ्य है, इसमें भी परिमाण है। गतिज ऊर्जा है, इसमें क्या है? परिमाण है। अब क्या आपके पास क्या बच गया? अदिश सदिश में संवेग और बल। संवेग में आपको बल परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है और बल में भी आपको परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? निम्न में से किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? पहले में विद्युत बल्ब का, दूसरा है इसमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको बताना है किसमें किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। पहला आपका इसका ऑप्शन है विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, पेट्रोल इंजन, तीसरा है, चौथा है टार्च में प्रयुक्त सेल। तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? प्रकाशीय ऊर्जा में, प्रकाश का उष्मीय ऊर्जा में इसका परिवर्तन होता है। मोमबत्ती एक आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है इसमें, और ये प्रकाश को उष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है और उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है दोस्तों? पेट्रोल की रासायनिक ऊर्जा होती है और ये ऊष्मा उत्सर्जित करती है, यांत्रिक ऊर्जा भी इसमें उत्सर्जन होता है। टार्च में अगर बात करते हैं, जो टार्च में लगा सेल होता है वो एक रासायनिक ऊर्जा होती है और ये विद्युत ऊर्जा और साथ ही साथ प्रकाश ऊर्जा को भी उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जैव पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने का एक उदाहरण दीजिए। जैव पदार्थ से आप कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एक उदाहरण बताना है। तो गोबर की बात करते हैं तो गोबर से आप क्या करेंगे? गोबर गैस की रासायनिक ऊर्जा, इसको मीथेन, ये किस में कन्वर्ट होती है? ऊष्मा और प्रकाश में उत्सर्जित होती है के रूप में। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक ट्रक तथा एक कार, यहाँ पे ट्रक लीजिएगा, एक ट्रक तथा एक कार दोनों 50 किलोमीटर घंटा की समान चाल से गतिशील हैं, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? ठीक है, ट्रक 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दोनों क्या है? समान चाल से गतिशील है। तो पूछ रहा है किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? जैसे आपको पता है जो ट्रक होगा उसका जो द्रव्यमान होगा ज़्यादा होगा और कार का द्रव्यमान कम होगा। तो गतिज ऊर्जा जैसे कि डिपेंड करता है द्रव्यमान पर और वेग पर डिपेंड करता है, उसके समानुपाती होता है। अगर वेग बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और द्रव्यमान भी बढ़ेगा तो भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ट्रक की जो गतिज ऊर्जा होगी वो कार से अधिक होगी। प्रश्न नंबर 39 है, यांत्रिक ऊर्जा के 2 स्वरूप लिखिए तथा यांत्रिक संरक्षण के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा के 2 स्वरूप इस प्रकार से, एक आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, दूसरी गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, सरल लोलक द्वारा आवर्त गति करना, दूसरा है किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा। ये आपका गतिज ऊर्जा हो गया और ये आपका स्थितिज ऊर्जा हो गई। प्रश्न नंबर 41 है, जब माइक्रोफोन के सामने बोला जाता है तो कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? मान लीजिए आपने आपके मोबाइल का माइक्रोफोन इस्तेमाल किया और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है आपको, तो उसमें किस प्रकार से कौन सी ऊर्जा प्राप्त हुई, कौन सी ऊर्जा परिवर्तित हुई? तो ध्वनि ऊर्जा, आपने बोलने का कार्य किया, वो ध्वनि थी आपकी। ठीक है, ध्वनि किस में कन्वर्ट हो गई? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। प्रश्न नंबर 42 है, वृत्ताकार मार्ग पर घूमता पिंड एक चक्कर पूरा करने में कितना कार्य करता है? वृत्ताकार पे कोई वस्तु है वो घूम रहा है, ठीक है, उसने एक चक्कर पूर्ण कर लिया, एक चक्कर पूर्ण करने में उसने कितना कार्य किया ये आपको बताना है। तो आपको पता है वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूरा करने में विस्थापन शून्य होता है, अतः किया कार्य भी शून्य होगा। अगर विस्थापन और
दूरी के बीच में जो आपका कोण होता है, डिग्री जो होता है 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री का कोण अगर बनाएगा या विस्थापन आपका शून्य होगा तो वहाँ पे जो कार्य होता है वो भी शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन उस पर लगे बल के 90 डिग्री का कोण बनाता है तो बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो 90 डिग्री भी बनाएगा तो आपको पता है cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो जितना भी हम कार्य करेंगे वो हमारा शून्य कहलाएगा। इसके बारे में आपने शुरुआत में देख लिया है, इसलिए इसको यहाँ पे डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कार्य की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, जब बल लगाकर किसी वस्तु की बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। ध्यान में रखेंगे, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। जो कार्य का मात्रक होता है वो हमारा होता है न्यूटन मीटर, या इसको हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो आपको पहले ही बता दिया गया था 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। इसको हम HP से रिप्रेजेंट करते हैं, हार्स पावर इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, एक कार तथा एक बस दोनों 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो दोस्तों कार और बस की बात करते हैं, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी जो गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो द्रव्यमान में किसका होगा, बस बड़ा होगा इसलिए उसका द्रव्यमान अधिक होगा, कार छोटी होगी उसकी द्रव्यमान कम होगा, इसलिए जो बस की गतिज ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। क्योंकि पता है आपको 12 mv² होता है, द्रव्यमान बढ़ा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी समानुपाती है। प्रश्न नंबर 47 है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। प्रत्यास्थ की बात करते हैं तो प्रत्यास्थ बलों के कारण वस्तुओं में निहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तुओं में निहित ऊर्जा होती है दोस्तों उसी को प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, कार्य का SI मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है जूल या न्यूटन मीटर, दूसरा है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है वाट या जूल सेकंड, या चौथा ऑप्शन है किलोवाट। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल या न्यूटन मीटर आपका सही आंसर है, जो कार्य का SI मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। पहला ऑप्शन है आवेग, दूसरा है संवेग, तीसरा है आवेश, चौथा है बल। अदिश की बात करते हैं तो आपको पता है जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसको हम अदिश राशि बोलते हैं। आपको जैसे पता है आवेग है, संवेग है और बल है, इसमें सब में क्या है, दिशा के साथ साथ परिणाम भी है, परिमाण भी है, इसलिए सब क्या होगी, सदिश राशि कहलाएंगी। जबकि ये जो आपका आवेश है वो क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 है, सामर्थ्य का SI मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है वाट या जूल सेकेंड इनवर्स, दूसरा है न्यूटन मीटर या जूल सेकेंड इनवर्स, तीसरा है किलोवाट घंटा, या चौथा ऑप्शन है जूल। तो यानी सामर्थ्य यानी कि यहाँ पे शक्ति की बात कर रहा है तो शक्ति आपका वाट होता है, इसलिए तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। इसको वो बोलते हैं वाट, इसको या हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, जूल प्रति सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता कहलाती है। पहला ऑप्शन है सामर्थ्य, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा अश्वशक्ति, चौथा है बल। कार्य करने की क्षमता दोस्तों क्या कहलाती है, वो हमारा ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, एनर्जी, उसको हम एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊर्जा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्य करने की जो क्षमता है हमारी ऊर्जा कहलाती है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, 12 mv² किसका सूत्र है। पहला गतिज ऊर्जा का, दूसरा स्थितिज ऊर्जा का, तीसरा है सामर्थ्य का, चौथा है नाभ की ऊर्जा का। तो दोस्तों आपको पता होगा, इससे पहले आपने पढ़ाई है, 12 mv² किसका होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसका फार्मूला होता है mg/h होता है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर का 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 है, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। कौन सी ऊर्जा स्थिति हम संग्रह करते हैं। पहला स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा, तीसरा है गुरुत्वीय त्वरण ऊर्जा, या चौथा है सामर्थ्य। तो आपने इसके बारे में पढ़ा ही था क्वेश्चन में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का ए,
यानी कि इसमें हम स्थितिज ऊर्जा का संग्रह करते हैं। जो उसकी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पहला ऑप्शन है बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन घटेगी, तीसरा ऑप्शन वही रहेगी या इसमें से कोई नहीं। तो 7वें का बी इज़ द राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये बी बना लीजिएगा। ये क्या होगी? घटेगी। अगर वो नीचे की तरफ गिर रही है तो उसकी स्थिति जो ऊर्जा होगी वो घटेगी। प्रश्न नंबर 8 है, अपने सिर पर ईंट रखकर एक मजदूर क्षैतिज सड़क यानी हॉरिजॉन्टल रोड पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्या करेगा? अधिक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य करता है या न्यूनतम कार्य करता है? हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, क्षैतिज सड़क की बात करते हैं दोस्तों, और विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन और उनके बीच में कोण कितना एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे? विस्थापन और उस मजदूर के हॉरिजॉन्टल ईंट की बात करता है तो कि एंगल की बात करता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों के बीच में। और जैसे आपको फार्मूला होता है, कार इक्वल टू होता है F/d cos थीटा। cos थीटा का मान अगर हम लग देंगे 90 डिग्री तो हमको पता है cos थीटा 90 डिग्री उसको होता है 0 से अगर हम F/d में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। इसलिए जो वर्क होगा दोस्तों कितना होगा? 0 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, कोई कार्य नहीं करता है। प्रश्न नंबर 9 है, ऊर्जा कैसी राशि है? पहला ऑप्शन है सदिश, दूसरा है अदिश, दोनों प्रकार की या इसमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों पता होगा हमारी जो ऊर्जा होती है, कार्य होता है, ऊर्जा या कार्य जब सब क्या होते हैं हमारी अदिश राशियाँ होती हैं। ऊर्जा कार्य ये हमारी क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। इसलिए बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा हमारी एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी पिंड का द्रव्यमान दुगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान क्या करना है? दुगुना कर देना है, वेग को आधा कर देना है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। हम फार्मूले में पुट करके देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। क्या कर देना है? द्रव्यमान को आधा कर देना, हमने आधा कर दिया, m/2 कर दिया। उसके बाद द्रव्यमान पिंड का द्रव्यमान दुगुना तथा वेग को आधा, पिंड के द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × m और वेग को हमने आधा कर दिया तो हाफ v² हो जाएगा। इसका करेंगे तो v²/4 और यहाँ पे हो जाएगा 2/1/2, 2 से 2 कटेगा तो 1/2 k, यानी कि हाफ। जो हमारी उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, वो आधी रह जाएगी। प्रश्न नंबर 11 है, गतिज ऊर्जा को मात्रक क्या होता है? गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है वाट, तीसरा है किलोवाट, चौथा है न्यूटन। हाफ mv² इसमें है, आपका द्रव्यमान दे रखा है और वेग दे रखा है, तो वो इसको हम रिप्रेजेंट किस में करेंगे? गतिज ऊर्जा को कितने ऊर्जा हमारी है तो कितने जूल कार्य किया, यानी कि 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। प्रश्न नंबर 12, यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, कम होती जाती है, नियत रहती है, कभी कम कभी बढ़ेगी। यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी या कम होगी? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, इसको फेंका जा रहा है mgh से। अगर हमारा हाइट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। द्रव्यमान अगर बढ़ रहा है तो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए 12 की अगर बात करते हैं तो 12 का सी, यहाँ पे किस एनर्जी की बात की गई ये नहीं बताया गया फिलहाल, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर को फेंका जाए तो उसकी ऊपर जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा की बात किया गया है, यानी काइनेटिक एनर्जी की भी बात किया गया है और पोटेंशियल एनर्जी की बात किया गया है। तो दोनों मिला करके मान लो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी फिलहाल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमारी कम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का जो संपूर्ण आएगा वो क्या होगा? एक नियत रहेगी। कैसा रहेगी? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा। दोनों का जो होगा वो कैसी रहेगी? वो दोनों की जो संपूर्ण ऊर्जा होगी वो नियत रहती है। प्रश्न नंबर 13 है, सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि है? सामर्थ्य की बात करता है, यानी कि आपका शक्ति की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है,
वो आपकी किस प्रकार की भौतिक राशि होती है, सदिश है, अदिश है, दोनों है या इसमें से नहीं। हम शक्ति लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं कि किधर लगा रहे हैं, किस में लगा रहे हैं, ये आपको बताना है। इसमें दिशा भी होती है कि परिमाण ही होता है, तो आपको पता है इसमें सिर्फ आपको को कितना पावर लगाना है, कोई नहीं बताता है किस दिशा में लगाना है। तो बल हम लगाते हैं तो बल के लिए हम बताया जाता है कि इस दिशा में लगाना है, लेकिन कितनी पावर आपके अंदर है या कितना है, ये किस दिशा में कार्य करेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए शक्ति जो हमारी होती है क्या होती है, एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। एक पिंड का वेग है mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। क्या करना है, पिंड का वेग उसकी प्रारंभिक वेग का 3 गुना कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3b² m², ठीक है, ये हो जाएगा 9m², हाफ mv² k के बराबर होता है, यानी 9k। तो हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 गुना, 2 गुना अपरिवर्तित रहेगी या 9 गुनी। तो इसमें 9 गुनी आपका राइट आंसर आ रहा है, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। वो वेग कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है, किसी पिंड को क्या करना है, बल लगाकर विस्थापित किया जाता है। कुल कार्य न्यूनतम होगा जब तल तथा विस्थापन के बीच कोण होगा। तो दोस्तों 90 डिग्री अगर होगा तो cos थीटा का मान जो होता है 90 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है। इस समय आपका न्यूनतम मान होगा, इस समय न्यूनतम कार्य होगा। अगर हम cos और विस्थापन और तल के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है तो वहाँ पे कार्य 1 होता है, यहाँ पे अधिकतम कार्य होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे न्यूनतम पूछ रखा है, तो हमें कितनी वैल्यू रखना है थीटा का, 90 डिग्री। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तल और विस्थापन के बीच का जो कोण लेंगे 90 डिग्री का कोण लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मात्रक जूल के स्थान पर लिख सकते हैं। जूल के स्थान पे हम और क्या लिख सकते हैं, पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा है न्यूटन मीटर, तीसरा है किलोवाट, चौथा है न्यूटन प्रति मीटर। जूल के स्थान पे आप क्या रखते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम किलोवाट भी न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। तो जूल के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाट सेकेंड मात्रक है। वाट सेकेंड किसका मात्रक है, पहला ऑप्शन है बल का, दूसरा है ऊर्जा का, तीसरा है सामर्थ्य का, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वाट की अगर बात आती है तो सामर्थ्य की बात आ जाती है यहाँ पे, इसलिए हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 17वें का। वाट सेकंड की बात कर रहा है नहीं, वाट सेकंड मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक दोस्तों होता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऊर्जा का मात्रक है वाट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है। कार्य का मात्रक आपका जूल होता है, ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर है, जिसको हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा वाट है जो कि सामर्थ्य का मात्रक है, और किलोवाट घंटा एक भी आपका कार्य का मात्रक है। इसलिए 18 का जो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये वाट जो है आपका सामर्थ्य का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ना कि कार्य का मात्रक है। प्रश्न नंबर 19 है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड कुछ बल लगाकर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तथा 5 मीटर की ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी पर वापस आता है। इस संपूर्ण क्रिया में पिंड पर किया गया संपूर्ण कार्य होगा, जबकि हमें जी का मान 10 लेना है, ठीक है। 2 किलोग्राम का वस्तु था, mgh लगा लेना है। m के मान कितना दे रखा है, 5 किलोग्राम, नहीं 2 किलोग्राम, 5 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचा है, और 10 को यहाँ पे लेना है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 से वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। दो किलोग्राम पिंड को कुछ बल लगाकर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी का पर वापस आ जाता है। संपूर्ण क्रिया में पिंड का किया गया संपूर्ण कार्य। कार्य की बात कर रहा है यहाँ पे, कार्य कितना होगा दोस्तों, तो कार्य वाला फार्मूला क्या होता है, F/d cos थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे क्योंकि ऊर्ध्वाधर फेंका गया है, ठीक है, और तो उस पर कितना कार्य होता है, F/d। जब 90 डिग्री का मान cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो वर्क आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा।
पहले हमने काइनेटिक एनर्जी लगाया था पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसने एनर्जी नहीं पूछा रखा था, उसने पूछ रखा था कार्य। इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो कार्य होगा बिल्कुल शून्य होगा। प्रश्न नंबर 20 है, एक मशीन 200 जूल का कार्य 8 सेकंड में करती है, मशीन की सामर्थ्य बताइए। पावर इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटे समय। 200 जूल कार्य कर रहा है कितने सेकंड में, 8 सेकंड में, तो उसका जो पावर होगा, सामर्थ्य कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 8 तो ना 16, 8 पंचे 40, यानी आपका 25 वाट आपका आंसर आ जाएगा। 25 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि जो हमारा सामर्थ्य होता है वाट में होता है, और ये 25 यहाँ पर भी है लेकिन ये जूल में है, तो इसलिए ये हमारा कार्य हो जाता है, कार्य है, जबकि ये हमारा वाट जो है शक्ति की प्रतीक है। प्रश्न नंबर 21 है, जब किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। उसकी फार्मूले में पुट करो, आंसर खुद आ जाएगा। हाफ mv² होता है, किसको दुगनी कर दिया जाता है, वेग को दुगना कर दिया जाता है, तो 2v² हो जाएगा पूरे का, ये 4 हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगा सीधे दोस्तों। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। 21 का सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 किलोग्राम पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसका वेग होगा। 1 किलोग्राम का पिंड है, गतिज ऊर्जा 200 जूल है, और उसका वेग कितना पूछ रखा है, गतिज ऊर्जा यानी 200, काइनेटिक एनर्जी 200 जूल, हाफ mv²। क्या दे रखा है, एक पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल, उसका वेग हमको पूछ रखा है, जबकि पिंड हमारा 1 किलोग्राम का है। 2 को इधर भेजेंगे 400 हो जाएगा, ठीक है। v² हो जाएगा, अंडर रूट में लगाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा 400 का अंडर रूट कितना होता है दोस्तों, 400 किसका अंडर रूट होता है, वो आपका होता है 20 का, 20 गुणे 20 हो जाएगा 400, ठीक है। यानी कि आपका 400 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। एक पिंड का द्रव्यमान आधा कर दीजिए m/2, और वेग दुगना कर दीजिए तो 2 वेग यानी 4 v² हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2v² हाफ mv, यानी 2 गुना कह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुनी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 23 का सी इज़ द राइट आंसर, 20 का सी इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 किलोवाट बराबर होता है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1.34 अश्व सामर्थ्य के, दूसरा है 746 HP के, तीसरा है 16 अश्व पावर के, या इसमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों 1 किलोवाट होता है वो आपका होता है 746 HP हॉर्स पावर के बराबर। सॉरी ये गलत है, मैंने गलत बता दिया लग रहा है, ये गलत ही क्वेश्चन ही गलत, मतलब कि इसमें लास्ट वाला आंसर गलत होगा, इसमें कोई सही नहीं है, क्योंकि 1 HP बराबर जो होता है हॉर्स पावर होता है वो 746 वाट के होता है। इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछ रखा था 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शक्ति की इकाई होती है, शक्ति यानी वाट, जो अपर सामर्थ्य है पावर है उसकी इकाई क्या होती है, पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा न्यूटन मीटर है, तीसरा है जूल सेकेंड, चौथा है जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। तो जो न्यूटन मीटर कह सकते हैं, यहाँ पे कार्य की शक्ति की बात करता है, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, जूल सेकेंड, ठीक है। ये आपका कार्य की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सामर्थ्य का मात्रक नहीं है, कौन सा सामर्थ्य का मात्रक नहीं है, जूल सेकेंड, जूल बटे सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, वाट और अश्व शक्ति, ठीक है। तो 26 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड दोस्तों होता है, जूल इंटू सेकेंड है, ये आपका सामर्थ्य का मात्रक नहीं है, जबकि जूल प्रति सेकेंड, वाट और अश्व शक्ति ये सब आपके क्या हैं, सब कार्य के सामर्थ्य के मात्रक हैं। प्रश्न नंबर 27 है, बल तथा विस्थापन के बीच कोण 8 से जिस मान के लिए कार्य शून्य होगा वह है। बीच का कोण विस्थापन और जो उसके अक्ष के बीच कोण होता है जिस पे वो शून्य होगा, वो आपको पता है कि अगर cos से 90 डिग्री का मान
काश अगर 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री हो तो उसका मान 0 होगा, इसलिए थीटा के स्थान पे हम क्या रखेंगे, ये थीटा बना लीजिएगा। तो कोण थीटा के लिए जिस मान के लिए कार्य 0 होगा वह कोण होगा 90 डिग्री होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का डी। इस पे कार्य बिल्कुल 0 होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।